2008 में मालेगांव बम धमाके में 6 मौतें, 100 से ज्यादा जख्मी। देश की राजनीति और समाज में भूचाल लाने वाला यह मामला अब अदालत की चौखट पर खत्म हो गया है। गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने इस केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य 5 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। एनआईए की कोर्ट ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव और जांच एजेंसियों की खामियों को बरी करने के प्रमुख कारणों में शामिल बताया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने यह तो साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस बाइक में बम रखा था। कोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंचा है कि घायलों की उम्र 101 नहीं बल्कि 95 साल थी और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई थी। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए इस धमाके में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। इस मामले ने अपने राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग के कारण पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस केस की सुनवाई करीब 17 साल से ज्यादा वक्त चली थी। इस केस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी को दोषी ठहराया गया था। हालांकि आज सभी को बरी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पावरलूम इंडस्ट्री के लिए फेमस मालेगांव के लिए एक बम धमाका हुआ। यह रमजान का महीना था। यही इस्लाम में रोजे का सबसे पवित्र महीना है और बड़ी इस्लामी आबादी वाले इलाके में हुए इस धमाके में 6 लोग मारे गए और 100 घायल हो गए। महाराष्ट्र के एटीएस का शक था कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल पर लगाया गया था। यह शक था कि षड्यंत्रकारियों ने बम धमाके के लिए जानबूझकर रमजान के महीने और नवरात्रि की पूर्व संध्या को चुना था। इसका मकसद सांप्रदायिक दरार पैदा करना और राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना था। एटीएस ने दावा किया कि धमाके वाली जगह पर मिली मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नकली था और इसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिया गया। मिटाए गए नंबरों की मरम्मत के लिए मोटरसाइकिल को नासिक में मौजूद फोरेंसिक लैब में भेजा गया था। एटीएस ने आरोप लगाया कि बाइक की मालिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर उर्फ साध्वी पूर्व चेतनंद गिरी थी और उन्हें 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने दावा किया कि ठाकुर की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद उन्हें अन्य आरोपियों तक पहुंचाया गया। एजेंसी ने कहा कि उसने संदिग्ध व्यक्तियों को फोन कॉल इंटरसेप्ट किए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय के बीच हुई बातचीत की जांच की जा रही थी। उपाध्याय और समीर कुलकर्णी को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। 14 नवंबर 2008 तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इनमें पुरोहित भी शामिल था। आरोपियों ने दावा किया कि कोर्ट में पेश करने से पहले एटीएस ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया था और हिरासत में उन्हें काफी प्रताड़ित किया गया। नवंबर 2008 में एटीएस ने उनके खिलाफ मकोका की कड़ी धाराएं लगाई। उन पर अभिनव भारत नामक एक संगठन बनाने का आरोप था। 20 जनवरी 2009 को दायर अपनी चार्जशीट में एटीएस ने गिरफ्तार किए गए 11 लोगों को आरोपी और अन्य 3 को वांछित आरोपी बताया। एटीएस ने उस समय के सरकार के इशारे पर खाली साध्वी जी के नहीं, सभी मुलजिमों को, सभी आरोपियों को फंसाने के लिए सबूत इकट्ठा नहीं किए, सबूत गढ़े, सबूत बनाए। बनावटी सबूतों के आधार पर ये भगवा आतंकवाद भी है, यह साबित करने के लिए सबूत गढ़े गए। आरोपियों पर आईपीसी और यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे। एटीएस ने दावा किया कि आरोपियों ने मुस्लिम पुरुषों द्वारा की गई आतंकवादी गतिविधियों का बदला लेने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। एटीएस के मुताबिक साजिश जनवरी 2008 से शुरू हो गई थी और फरीदाबाद, भोपाल और नासिक सहित कई जगहों पर मीटिंग हुई थी। एटीएस ने दावा किया है कि ठाकुर ने बम धमाकों के लिए लोगों को उपलब्ध कराने का वादा किया था और अभिनव भारत के जरिए पैसे जुटाए गए थे। यह आरोप लगाया गया कि चतुर्वेदी और एक अन्य आरोपी रामचंद्र कालसांगरा ने मोटरसाइकिल पर विस्फोटक उपकरण लगाया था। इसके बाद वाहन को घटनास्थल पर खड़ा कर दिया गया। एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया था कि साजिश में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई गवाह या अन्य सबूत नहीं है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि ठाकुर के इस दावे को मानना बहुत मुश्किल है कि धमाके से उनका कोई संबंध नहीं था। सैन्य खुफिया अधिकारी पुरोहित के बारे में कोर्ट ने कहा कि यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि उन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन में व अपने वरिष्ठों की इजाजत से धमाके से पहले कथित षड्यंत्र बैठकों में हिस्सा लिया था। 27 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने एएनआई की इस दलील को मान लिया
कि इस मामले में मकोका नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सातों आरोपियों ठाकुर, पुरोहित, उपाध्याय, कुलकर्णी, चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और सुधाकर द्विवेदी पर यूएपीए आईपीसी 1908 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि दो अन्य आरोपियों राकेश धावड़े और जगदीश म्हात्रे पर पुणे में केवल शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, 3 अन्य को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मुकदमा 2018 में शुरू हुआ था। पिछली जांच एजेंसी एटीएस को कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे के दौरान एटीएस और एनआईए दोनों की तरफ से इकट्ठा किए गए डॉक्यूमेंट्स और सबूतों पर भरोसा किया। चार्जशीट में जिन 30 से ज्यादा गवाहों का जिक्र किया गया था वे कोर्ट में गवाही देने से पहले ही चल बसे। प्रोसिक्यूशन ने 323 गवाहों से पूछताछ की और कॉल डेटा रिकॉर्ड किया। 34 गवाह अपने बयानों से मुकर गए। इन गवाहों की गवाही पुरोहित और कथित षड्यंत्रकारी बैठकों से संबंधित थी। इन गवाहों ने बम धमाके की साजिश के बारे में प्रोसिक्यूशन की किसी भी चर्चा में शामिल होने या सुनने से इनकार कर दिया। कुछ आरोपियों ने यह भी आरोप लगाया कि एटीएस ने उन्हें कुछ व्यक्तियों के नाम को लेकर झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया, अवैध रूप से हिरासत में लिया और धमकाया। प्रोसिक्यूशन ने दलील दी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और फॉरेंसिक सबूत मौजूद है। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि गवाहों के मुकर जाने से साजिश बिल्कुल साबित नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन ने यह भी दावा किया कि 15,000 लोगों की भीड़ ने घटनास्थल पर छेड़छाड़ की थी। एटीएस ने दावा किया कि जिस सुनहरे रंग की एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल जिस पर विस्फोटक डिवाइस लगाई गई थी वह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। एटीएस ने उन पर षड्यंत्र की बैठकों में भाग लेने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने प्लान को अंजाम देने के लिए जरूरी लोगों को उपलब्ध कराने पर सहमति जताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एटीएस ने दावा किया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मध्य प्रदेश के रहने वाले वांछित आरोपी रामचंद्र काल सांगरा उर्फ रामजी से लिंक थे। वह उसे समय मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा था और उसने बम रखा था। एटीएस ने आरोप लगाया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बम विस्फोट से कुछ महीने पहले जुलाई 2008 में काल सांगरा और एक अन्य वांछित आरोपी संदीप डांगे को अन्य सह आरोपियों से मिलवाया था। अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है। एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। मालेगांव ब्लास्ट केस जो देश में आतंकवाद जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्रतीक के रूप में देखा गया, वह 17 साल बाद अदालत में सबूतों की कमी और गवाहों को पलटने के कारण खत्म हो गया। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ लेते हुए बरी कर दिया, लेकिन यह मामला कई सवाल पीछे छोड़ गया। क्या जांच एजेंसियों की भूमिका राजनीतिक दबाव में रही? क्या गवाहों का मुकरना महज सहयोग था या दबाव का नतीजा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीड़ितों को वास्तव में न्याय मिला? यह केस अब भले ही कानूनी रूप से खत्म हो गया हो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में इसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी।